Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 9th of December 2022 and why you people do not watch this newspaper analysis. तो अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा then certainly I will stop making these videos. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग गुजरात. तो गुजरात का इलेक्शन रिजल्ट आया है एंड इट्स अ स्वीप एंड अ रिकॉर्ड. अब ये न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसको कितना वोट शेयर मिला, कौन किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है यूपीएससी में, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. एडिटोरियल पेज पर भी आपको ज़्यादातर आर्टिकल्स इसके बारे में ही मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल मोदी स्ट्रैटेजी, हिमाचल में कांग्रेस विन, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपको नेशनल पार्टी का स्टैंप मिलेगा इसके बाद. तो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर. लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट्स मेंशन है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी होती है तो उसको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं. अ नेशनल पार्टी हैज़ द राइट टू अ रिजर्व्ड सिंबल फॉर इट्स कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. इसके अलावा जो पार्टी है उसको लैंड और अ बिल्डिंग फॉर इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स. तो पार्टी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू लैंड और अ बिल्डिंग फॉर इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स. जो कैंडिडेट्स होते हैं नेशनल पार्टीज के, उनको सिर्फ एक प्रपोजर की ज़रूरत होती है अपने नॉमिनेशंस को फाइल करने के लिए एज अपोज टू 2 फॉर अदर्स. They also get dedicated broadcast slots on Doordarshan and All India Radio during the general elections. तो क्या privileges हैं? Right to a reserved symbol. दूसरा प्रिविलेज, पार्टी यहाँ पर एंटाइटल्ड है टू लैंड और अ बिल्डिंग फॉर इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स. जो कैंडिडेट्स नेशनल पार्टी के होते हैं उनको सिर्फ एक प्रपोजर की ज़रूरत होती है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और उनको डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट भी मिलता है ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस. अब हम चलते हैं आगे. कोर्ट फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ से सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू लिमिट क्रिटिसिज्म. तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर लॉ मिनिस्टर ने क्रिटिसिज्म किया था कलेजियम सिस्टम का. उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जगदीप धनकर, उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया था. तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए हैं वो ऐसे कैसे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. तो आज आप ये कह रहे हो कि कलेजियम एलियन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कल आप ये कहोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर एलियन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Undeterred by criticism of the collegium system of appointing judges, the Supreme Court on Thursday asserted that कि Supreme Court यहाँ पर final arbiter है of the law under the constitutional scheme and as the law stands, गवर्नमेंट को यहाँ पर अपॉइंट करना ही पड़ेगा. तो मैंने आपको बताया था कि जो नाम है, जो यहाँ पर कलेजियम ने नेम्स रिकमेंड किए हैं, वो गवर्नमेंट एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन अगर सेम नेम रीइटरेट किए जाते हैं then the executive is bound to appoint. लेकिन हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर वापस से नाम भेज दिए, तो ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर ब्रीच किया गया है. पर्सन्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वॉज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर पावर नहीं है टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू. तो कल कोई ये कहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टिल द लॉ इज प्रेवलेंट इट मस्ट बी फॉलोड टू द टीथ. तो अभी जो लॉ है जजेस को अपॉइंट करने का, ये है कलेजियम सिस्टम, और जब तक ये लॉ ऑफ द लैंड है इसको यहाँ पर फॉलो करना ज़रूरी है. देयर आर मैनी केसेस. अब आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट की कोई से नहीं है. बहुत बार जब गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस को वापस भेजता है तो कलेजियम उस नाम को ड्रॉप ही कर देती है. तो देयर आर मैनी केसेस वेयर द कलेजियम हैज़ ड्रॉप्ड द प्रपोजल्स. इफ़ यू सी द एवरेज क्लियरेंस रेट इट इज़ अबाउट 50%. तो अगर आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट को अकाउंट में नहीं लिया जा रहा तो आप बिल्कुल गलत हो. गवर्नमेंट को अकाउंट में लिया जा रहा है, तभी तो सिर्फ यहाँ पर 50% क्लियरेंस रेट है. The bench said it had put to the AG how under the scheme of law prevalent are reiterated names sent back and that sending back the second time reiterated name ये इस डायरेक्शन का ब्रीच माना जाएगा. तो एक बार नाम वापस भेजे जा सकते हैं, लेकिन नाम अगर reiterate किए जाते हैं by the collegium then the executive then the government is bound to appoint. अब हम चलते हैं आगे. रीडिंग दिस विक्ट्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात इलेक्शंस के बारे में है. द विल टू विन, मोदीज बीजेपी नॉट इम्पॉर्टेंट, हिमाचल कांग्रेस नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर यहाँ पर कांग्रेस का डिबैकल जो गुजरात में हुआ है, काफ़ी कम सीट्स आई हैं, तो ऐसा क्यों है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हम चलते हैं आगे. अ कोरोसिव स्ट्राइक एट कोर्ट. तो यहाँ पर बात की गई है एनजेएसी की. ऑथर का ये कहना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉ मिनिस्टर और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, उनका ये कहना है कि एनजेएसी को यहाँ पर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था.
तो ऑथर ने इसमें ये बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं भी डिक्लेयर करती ना, तो एनजेएसी इतना बुरा एक्ट था कि वो अपने आप ही अपॉइंटमेंट्स को फ्रस्ट्रेट कर देता। कैसे करता वो अभी हम डिस्कस करेंगे। द रीसेंट अटैक्स ऑन द कलेजियम सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट आर डिसकंसर्टिंग एज दे कम फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो लॉ मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें ओपेकनेस है, ये अकाउंटेबल नहीं है। द कलेजियम सिस्टम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द पास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे एनजेएसी को क्रिएट किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और ये कहा था कि ये यहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है। बट वेरी फ्यू क्रिटिक्स अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द एनजेएसी एक्ट 2014 का, ये बहुत ही बैडली ड्राफ्टेड था और एनजेएसी अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती तो ये अपने ही कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से कोलैप्स हो जाता। अंडर आर्टिकल 124A एनजेएसी ऑर्डली हैड एन इवन नंबर ऑफ 6 मेंबर्स। इसमें 6 मेंबर्स होते। अब 6 मेंबर्स हैं तो 3 लोगों ने एक जगह वोट कर दिया, 3 लोगों ने एक जगह वोट कर दिया, फिर कैसे अपॉइंटमेंट होगा। और आपने यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होते हैं उनको आपने कास्टिंग वोट दिया नहीं, तो व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज अ टाई एंड देयरफॉर अ डेडलॉक। इसका कोई आंसर नहीं था। द चीफ जस्टिस एंड द नेक्स्ट 2 सीनियर जजेस जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते एंड लॉ मिनिस्टर एंड बाकी 2 एमिनेंट पर्सन, बाकी 3 मेंबर्स होते। तो 6 मेंबर्स, इसमें से 3 जुडिशरी से होते और एक लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्सन्स वर द अदर 3। One of the eminent members had to be nominated from person जो कि SC होता, ST होता, OBC और should be a woman. In many as 67 सेंट्रल एक्ट्स एमिनेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास एक्सपर्टीज होती है उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ये कहा गया है कि एमिनेंट पर्सन वो होगा जिसको कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की फील्ड में नॉलेज होगी। लेकिन एनजेएसी में जो यहाँ पर एमिनेंट पर्सन्स के बारे में कंडीशन है, वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये कहा गया था कि जो MS स्वामीनाथन है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, वो तक अपॉइंट हो सकते हैं एमिनेंट पर्सन्स में। तो आप देख सकते हो कि किसी पर्सन को यहाँ पर लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, हाई कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, तो वो भी एमिनेंट मेंबर बन सकता था एनजेएसी में। तो इट वाज स्टेटेड दैट इवन MS स्वामीनाथन द रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कुड बी अ मेंबर। दस 1/3 ऑफ द एनजेएसी। आप कह सकते हो कि इट इज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द फंक्शनिंग कि सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करती है, हाई कोर्ट से कैसे फंक्शन करती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि हायर जुडिशरी में यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे होगा। द एनजेएसी एक्ट 2014 विच प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस वाज रिडल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शंस एंड एब्सर्डिटीज। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस तो हमने देखे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कास्टिंग वोट नहीं दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। एमिनेंट पर्सन को जरूरी नहीं है कि उसको यहाँ पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए लॉ की। सेक्शन 5 क्लॉज 1 रिक्वायर्ड द एनजेएसी टू रिकमेंड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो फिट है टू होल्ड द ऑफिस। लेकिन ये कहीं आपने बताया नहीं कि फिट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। नीदर द 99th अमेंडमेंट नॉर द एनजेएसी एक्ट हैड एनी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड फिटनेस टू होल्ड ऑफिस। तो यहाँ पर कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो फिट है या कोई अनफिट है। अ शॉकिंग प्रोविजन वाज द वीटो पावर। अब वीटो पावर की क्या प्रोविजन था, तो कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर एनजेएसी नहीं करता अगर 6 में से 2 मेंबर्स डिसएग्री करते। तो आप समझ सकते हो कि लॉ मिनिस्टर और बाकी यहाँ पर जो 2 एमिनेंट पर्सन्स है, अगर इन्होंने यहाँ पर डिसएग्री कर दिया तो एनजेएसी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन कर ही नहीं सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द हाई कोर्ट जजेस वॉज इवन मोर बिजार। तो ये बताया गया है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर हाई कोर्ट जजेस का था ये तो और भी ज़्यादा यहाँ पर बिजार था, स्ट्रेंज था। एंड नाउ कम्स द वर्स्ट ब्लो। अब ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट ब्लो क्या था। एनजेएसी हैड द पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस लेइंग डाउन द क्राइटेरिया ऑफ सूटेबिलिटी एंड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। और इन रेगुलेशंस को यहाँ पर टेबल करना पड़ता बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अंडर सेक्शन 13 पार्लियामेंट के पास पावर है टू नलीफाई दीज रेगुलेशंस और मॉडिफाई देम। मोस्ट पॉलिटिशियंस, यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट होती है उसको पसंद नहीं आता अगर जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। It requires a politician to rise to the level of a statesman and a visionary to understand कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कितनी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि इंस्टीट्यूशंस आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर रॉबस्ट एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट रहता है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था एनजेएसी के बारे में कि एनजेएसी अगर होता भी तब भी ये कैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर देता। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया
किया कि जो यहाँ पर चेयरपर्सन थे उनको कास्टिंग वोट नहीं दिया गया था। एमिनेंट पर्सन के बारे में ये नहीं कहा गया था कि जो एमिनेंट पर्सन होंगे उनको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए लॉ की, किसी भी पर्सन को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता था एनजेएसी में, और अगर 6 में से 2 मेंबर्स डिसएग्री कर जाते तो एनजेएसी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता था। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है माई 6 पॉइंट चैलेंज टू बीजेपी। वैसे ये आर्टिकल इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कम है। द विमेन्स रिजर्वेशन बिल सीकिंग टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर विमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसको काफ़ी बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है 1996 से, लेकिन कभी भी ये एक्ट नहीं बन पाया। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कम है, इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कैसे इंक्रीज किया जाए सोचने की बात है, आप इसके लिए बिल लेकर आओ या कुछ भी करो। तो वर्जन्स ऑफ द बिल वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, 1999 एंड 2008। इट वॉज पास्ड इन द राज्यसभा इन 2010, लेकिन उसके बाद डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का और नई गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होती है। इन इट्स 2014 मैनिफेस्टो बीजेपी ने ये कहा था कि विमेन नेशन बिल्डर्स होती हैं, और बीजेपी यहाँ पर कमिटेड है टू 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो बीजेपी ने यहाँ पर बिल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया विमेन को 33% रिजर्वेशन देने के लिए। दूसरा पॉइंट, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा should choose 2 members of the house as a speaker and deputy speaker as soon as the case may be। in the 15th लोकसभा यहाँ पर इलेक्ट किया गया था डेप्टी स्पीकर को, since the लोकसभा doesn't have a deputy speaker, तो डेप्टी स्पीकर यहाँ पर होना चाहिए। डेप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये देते हैं स्पीकर को। तो पहले ये बात चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि जो डेप्टी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दें, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने इसको अपोज किया था। क्यों अपोज किया था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि जो डेप्टी स्पीकर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के, इसीलिए ये वाले मोशन को अपोज किया गया था टू सबमिट द स्पीकर्स रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो डेप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, स्पीकर को देते हैं। 3. Accept a 267 notice from the opposition to discuss a burning issue। तो रूल 267 क्या कहता है, तो ये राज्यसभा एमपीज को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर एक रिटन नोटिस दे सकते हो, और जो हाउस का रेगुलर बिजनेस है वो यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा और किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। लास्ट टाइम ऐसा नोटिस जब एडमिट किया गया था वो नवंबर 2016 थी डीमोनेटाइजेशन को लेकर। कैन यू बिलीव इट, पिछले 6 सालों से यहाँ पर एक भी 267 नोटिस को परमिट नहीं किया गया है। लेट पार्लियामेंट फंक्शन फॉर द शेड्यूल्ड नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ डेज जिसमें यहाँ पर पार्लियामेंट फंक्शन करती है ये शेड्यूल डेट से 5 दिन पहले ही एडजॉर्न हो जाती है। इन द लास्ट 7 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट द हाउसेस हैव बीन एडजॉर्न्ड एट एन एवरेज ऑफ 5 days प्रायर टू द शेड्यूल्ड डेट। इन दिसंबर 2020 गवर्नमेंट ने यहाँ पर साइट किया था कि पैंडेमिक की वजह से हमें पार्लियामेंट को कर्टेल करना पड़ता है, लेकिन रियल रीजन ये था अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि गवर्नमेंट यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को एवेट करना चाहती थी। नेक्स्ट, द स्वीटेस्ट विन नहीं डिस्कस करेंगे, गुजरात के बारे में है। राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 विच सीक्स टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड इनहेंस पनिशमेंट फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और इसको राज्यसभा ने पास कर दिया है बाय अ वॉइस वोट। इंडिया सिग्नेटरी है साइट्स का, इसीलिए हमें सर्टेन लेजिस्लेटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर WPA बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल हु हैव बीन रिसाइडिंग देयर सिंस एजेस। द बिल विच हैड अंडरगॉन द स्क्रूटनी ऑफ ए पार्लियामेंट्री पैनल सीक्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। और जो शेड्यूल्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा विच लिस्ट आउट स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल में एक प्रोविजन ये है कि जो कैप्टिव लाइव एलिफेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फॉर एनी अदर पर्पस। तो हो सकता है कि इस प्रोविजन का मिसयूज हो जाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैप्टिव लाइव एलिफेंट्स फॉर एनी अदर पर्पस। एनर्जी कंजर्वेशन बिल, तो उसको टेबल किया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल किसके बारे में है, तो ये है कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसको प्रमोट करना है, जैसे कि इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास अमंग अदर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। अगर हम देखें इंडिया का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड लोड ऑन द इन्वायरमेंट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.4% और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 17.5%। तो आर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 3.4% इवन एज आर पॉपुलेशन इज 17.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। उसके बाद भी हमारा कंट्री एक लीडिंग नेशन है इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन।
नो प्लान येट टू री इंट्रोड्यूस एनजेक, सेंटर टेल्स हाउस। तो यहाँ पर सेंटर ने बेसिकली पार्लियामेंट को ये कहा है कि अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है एनजेसी को री इंट्रोड्यूस करने के लिए। एनजेसी को हम डिटेल में डिस्कस किया हमने आर्टिकल में। द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट जो कि स्टैब्लिश करता था एनजेसी को, एंड द एनजेसी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था 2014 में, और एक कमीशन बनाई जाती जजेस को अपॉइंट करने के लिए। जो कलेजियम सिस्टम जिसको यूज़ किया जाता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, इसको ये रिप्लेस करता है। एनजेएसी वुड गिव द गवर्नमेंट अ फुट इन द डोर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर्स तो जुडिशरी के होते, बाकी 3 मेंबर्स क्या होते, लॉ एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स। लेकिन इसको यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये यहाँ पर जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन करता है। जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड्स यील्ड 28% मोर देन नेशनल चैक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है, एक क्वेश्चन ये था कि जो जीएम मस्टर्ड है उसको हर्बिसाइड टॉलरेंट क्यों नहीं क्लासीफाई किया गया है जबकि उसमें बार जीन की प्रेजेंस है। अबाउट द रीजंस फॉर जीएम मस्टर्ड नॉट बीन क्लासीफाइड एज एन हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप वेराइटी डिस्पाइट कि उसमें बार जीन की प्रेजेंस है। तो इसका यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या रहा, तो रिस्पॉन्स ये है कि जो बार जीन है is responsible for herbicide tolerance. Its use has been claimed and approved by the GEAC Genetic Engineering Appraisal कमेटी, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फेज में हुआ है और इसका यहाँ पर यूज़ फार्मर्स को नहीं करना है ड्यूरिंग कमर्शियल कल्टीवेशन, इसीलिए इसको यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं क्लासीफाई किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीएम मस्टर्ड को यहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया गया है एज एन हर्बिसाइड टॉलरेंट जबकि उसमें प्रेजेंस है बार जीन का। तो इसका रिप्लाई क्या दिया गया, बार जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इट्स यूज हैज बीन क्लेम्ड एंड अप्रूव्ड बाय द GEAC ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फेज टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी of hybrid seeds by killing male fertile plants and not during commercial cultivation by the farmers, इसीलिए इसको यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट की तरह क्लासीफाई नहीं किया गया है। हिमाचल फिस्कल चैलेंज इन कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम प्रॉमिस। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर कांग्रेस हिमाचल में जीतती है तो कांग्रेस लेकर आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर जो न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वोट बैंक के लिए ये सब किया जाता है जो कि किया गया। सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसकी वजह से कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरीज, पेंशंस, तो अगर आपका ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास बहुत कम स्कोप बचेगा डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करने के लिए। 1/5 ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नाउ स्पेंट ऑन पेइंग द पेंशन बिल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने होते हैं, 2 से 3%, और 2 से 3% के लिए आप 1/5 ऑफ द स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कर दोगे। इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी। रेवेन्यू बायंसी और एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग। तो रेवेन्यू बायंसी क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू बायंसी है 1.21, तो फॉर एग्जांपल इफ रेवेन्यू बायंसी विद रिस्पेक्ट टू द जीएसडीपी इज 1.21, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जीएसडीपी 1% की ग्रोथ होती है तो आपका रेवेन्यू जो रिसीट है ये इंक्रीज होगा 1.21 परसेंटेज पॉइंट से। तो आपकी रेवेन्यू रिसीट इंक्रीज होगा बाई 1.21% पॉइंट अगर जीएसडीपी इंक्रीज होती बाई 1%। तो अगर हम हिमाचल का देखें तो ये था -2.27% ड्यूरिंग 2020-21 रेवेन्यू बायंसी विद रिस्पेक्ट टू द जीएसडीपी इन हिमाचल प्रदेश वॉज -2.27%। ओपीएस यहाँ पर बेड इकोनॉमिक्स क्यों है ये हमने डिस्कस कर लिया। ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो जो लोग यहाँ पर रिटायर होंगे उनकी जो यहाँ पर लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा उसका 50% उनको पेंशन की तरह मिलेगा। ये 50% कौन देगा, तो ये 50% गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कैसे देगी, तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज में से देगी। कमिटेड एक्सपेंडिचर यहाँ पर गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा। कमिटेड एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर बहुत कम स्कोप बचेगा डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ओपीएस इज बैड इकोनॉमिक्स, और जो लोग हैं वो ज़्यादा जीने वाले हैं आने वाले समय में। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है। रिवर्टिंग टू द ओपीएस विल मीन द स्टेट वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 50% ऑफ द लास्ट अर्न सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्ट देयर रिटायरमेंट। और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है तो जो लोगों की लाइफ स्पैन है ये आने वाले समय में और ज़्यादा इंक्रीज ही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर 60 साल में रिटायर हो रहा है और वो 85 साल में अगर उसकी डेथ हो रही तो 25 साल तक यहाँ पर जो सरकार है वो पेंशन देती रहेगी। अब हम चलते हैं आगे, नेशनल पार्टी। तो आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। द आम आदमी पार्टी वॉन 5 सीट्स इन गुजरात असेंबली इलेक्शन ऑन थर्सडे इवनिंग और वोट शेयर था 13%, विच मेंट इट वॉज सेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अभी हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया है और क्या बेनिफिट्स फ्लो होते हैं अगर किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि ये नेशनल पार्टी है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि क्या यहाँ पर प्रिविलेजेस होते हैं, यहाँ पर और भी प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। देयर इलेक्शन सिंबल्स, जैसे कि आपका झाड़ू, दे आर रिजर्व फॉर यूज बाय देयर कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री। दे आर एलिजिबल टू गेट लैंड इन द दिल्ली टू बिल्ड अ पार्टी ऑफिस। और इसके अलावा इनके 40 स्टार कैंपेनेट्स होंगे, वैसे 20 होते हैं। दे कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनेट्स इंस्टेड ऑफ द 20 जो कि स्टेट पार्टीज के लिए अलाउड होते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन कैंपेनिंग एंड ट्रैवल ऑफ स्टार कैंपेनेट्स, ये यहाँ पर कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट में ऐड नहीं किया जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर है ऑन कैंपेनिंग एंड ट्रैवल ऑफ स्टार कैंपेनेट्स, तो स्टार कैंपेनेट्स का जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर उसको ऐड नहीं किया जाएगा टू द कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट। हाउ आर दे डिफाइंड? तो ECI ने यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लेट डाउन किया है फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। अब ये यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है? इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। अगर पार्टी यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है in at least 4 states, or if its candidates polled at least 6% of the valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly elections and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls, or if it has won at least 2% of the total seats in Lok Sabha from not less than 3 states to be recognized as a state party। तो पार्टी को क्या जरूरत होती है? तो नेशनल पार्टी का तो आप क्राइटेरिया याद ही कर लेना, भले ही अगर आप स्टेट पार्टी का नहीं भी याद करते हो। एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड एटलीस्ट 2 MLAs और 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट and at least 1 MP from that state, at least 3% of the total number of seats or 3 seats whichever is more in the last assembly elections, or at least 1 MP for every 25 members or any fraction allotted to the state in Lok Sabha, or at least 8% of the total valid votes in the last assembly election or Lok Sabha election from the state। अब इस क्राइटेरिया में कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, यही क्राइटेरिया है और यही आपको याद करना पड़ेगा। वेयर डज आप स्टैंड? तो आप पावर में हैं दिल्ली एंड पंजाब में, और गोवा इलेक्शंस में इसका वोट शेयर था 6.77%। गोइंग इनटू द करंट इलेक्शंस इसको गुजरात या हिमाचल में 6% वोट शेयर की ज़रूरत थी, और हम देख रहे हैं कि गुजरात में 13% कुल वोट यहाँ पर मिले हैं। वाइल आप गॉट ओनली 1% ऑफ द वोट इन हिमाचल, इट्स ऑलमोस्ट 13% इन गुजरात, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट का डबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल एशियन आउटरीच की, कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे NSA हैं उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है, जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ क्यों मीटिंग की है? तो मीटिंग का जो मेन फोकस था वो ये था कि अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी थ्रेट एमिनेट हो रही है, अफगानिस्तान से कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट एमिनेट हो रही है? तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान करता है ओपियम ट्रेड, तो इसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है। दूसरा थ्रेट टेररिज्म का थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट। National Security Advisor Ajit Doval hosted a meeting of his counterparts from 5 Central Asian countries, कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, in New Delhi on December 6। ऑल कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया था उनके एम्बेसडर के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। एक अशगाबाद एग्रीमेंट भी है, तो अगर आपको अशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया, द सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया फ्रॉम द 3rd century BC टू द 5th century AD, और फिर बुद्धिज्म का एक्सपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की इन्फ्लुएंस आपको दिखेगी सेंट्रल एशियन रीजन पर। बैटल फॉर स्ट्रैटेजिक स्पेस, सेंट्रल एशिया हमेशा एक रशिया का बैकयार्ड रहा है। जो 20 से 30% पॉपुलेशन है तो वो आपको मिल जाएगी सेंट्रल एशिया में रशियन ओरिजिन की, और रशियन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइडली बोली जाती है। सेंट्रल एशिया इज एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। Kazakhstan has one of the biggest reserves of uranium besides stores of coal, lead, zinc, gold and iron ore। तो आपको सेंट्रल एशियन रीजन में मिल जाएंगे मिनरल्स, यूरेनियम। द किड्स रिपब्लिक इज रिच इन गोल्ड एंड हाइड्रो पावर। तुर्कमेनिस्तान में आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस मिल जाएंगे। तजाकिस्तान हैज़ ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल एंड उज्बेकिस्तान हैज़ गोल्ड, यूरेनियम एंड नेचुरल गैस। तो आप यहाँ पर ये पता कर सकते हो कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पर वास्ट हाइड्रोकार्बन्स आपको मिल जाएंगे। Imperatives now for future, तो चाइना which is a direct border with the region has a bilateral trade of $50 billion with Central Asia, और इंडिया का ट्रेड कितना है रीजन के साथ? सिर्फ $2 बिलियन का। तो हमें सबसे पहले तो ट्रेड इंक्रीज करने की ज़रूरत है। द लैक ऑफ ओवरलोड ट्रांसपोर्ट एक्सेस, अब यहाँ पर ट्रेड हमारा इंक्रीज क्यों नहीं हो पा रहा? तो इंक्रीज इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हमारे वे को ब्लॉक करता है। तो इंडिया यहाँ पर INSTC के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है विद द चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट में ये जो हमारा काम है वो रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि
जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे बाय द यूएसए। द एनएसएस हु जनरली फोकस ऑन सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस्ड दीज कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एट द December 6 मीटिंग। तो यहाँ पर बात की गई INSTC की, फिर यहाँ पर चाहबार पोर्ट की। फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एनएसएस डिस्कस्ड द चैलेंजेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन इन द रीजन। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी सेंट्रल एशियन रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया इज सीन एज द नदर्न बाउंड्री ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड विद द तालिबान्स रिटर्न इन अफगानिस्तान, जो थ्रेट है रेडिकलिज्म का ये यहाँ पर इंक्रीज होता है। इंडिया डज नॉट वांट द पोस्ट सोवियत स्पेस। तो इंडिया नहीं चाहता है कि ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाए। एनएसएस एंगेजमेंट इज अ की मैकेनिज्म इन दिल्लीज टूल किट। तो इंडिया ने सेंट्रल एशियन रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए किया क्या है, तो हमने एक INSTC डिस्कस किया, फिर एक है आशकाबाद एग्रीमेंट 2012 में स्टार्ट किया गया था, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो कि 2012 में स्टार्ट की गई थी। बाकी इंडिया SCO समिट्स को अटेंड करता है जिसको कि अटेंड किया जाता है बाय द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड पुट इन इट्स रिक्वेस्ट फॉर मेंबरशिप। इंडिया ऑल्सो अटेंडेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट्स विच वर अटेंडेड बाय द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब हम चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड पेज पर बाइडेन सपोर्ट्स बिल दैट एलिमिनेट्स पर कंट्री कोटा फॉर ग्रीन कार्ड्स। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है, इसको परमानेंट रेसिडेंट कार्ड भी कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इमिग्रेंट्स को इशू किया जाता है और बेसिकली जिसके पास भी ग्रीन कार्ड होता है वो USA में परमानेंटली रिसाइड कर सकता है। अ ग्रीन कार्ड नोन ऑफिशियली एज अ परमानेंट रेसिडेंट कार्ड इज अ डॉक्यूमेंट इशूड टू इमिग्रेंट्स टू द US एज एविडेंस दैट द बेयरर हैज बीन ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ रिसाइडिंग परमानेंटली। तो पहले ये लिमिट थी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से यहाँ पर कितने ग्रीन कार्ड्स दिए जा सकते हैं, तो इस लिमिट को यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। द व्हाइट हाउस हैज सपोर्टेड कांग्रेस टू पास अ लेजिस्लेशन दैट सीक्स टू एलिमिनेट द पर कंट्री कोटा ऑन ग्रीन कार्ड्स टू अलाउ US एम्प्लॉयर्स, कि US एम्प्लॉयर्स यहाँ पर सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि जिस पर्सन को वो हायर कर रहे हैं उसके पास मेरिट है या नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक पर्टिकुलर कंट्री से कितने ग्रीन कार्ड दे दिए हैं। अ बिल इफ पास्ड वुड बेनिफिट सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स स्पेशली इंडियन अमेरिकन्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो इसके लिए जो एक्ट है उसका नाम है ईगल एक्ट, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 2022। बाकी यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं ये गए हुए हैं सऊदी अरेबिया में, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज गेट 676 करोड़ रुपी फ्रॉम एनोनिमस डोनर्स। तो यहाँ पर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और उन्होंने सिक्योर किए हैं नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन और द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ यही पार्टीज एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए। तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन और टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी ये एलिजिबल होंगी टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज ही एलिजिबल हैं फॉर द रिडेम्पशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब पेटिशंस क्यों गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है, तो ये कहा गया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अंडरमाइन करते हैं। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस को कैसे अंडरमाइन करते हैं, तो SBI ही सिर्फ एक बैंक है जो कि ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए और SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो गवर्नमेंट तो हमेशा ये जान सकती है कि कौन किसको फंड कर रहा है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसको कौन फंड कर रहा है ये कोई नहीं पता कर सकता है। इंटरेस्टिंगली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट ऑफिशियली डिस्क्लोज द अमाउंट दे रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फर्दर ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा बेचे जा रहे हैं जो कि है SBI। द गवर्नमेंट वुड कम टू नो कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहा है, सोर्सेज सेट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पर एनोनिमसली परचेज किए जाते हैं बाय डोनर्स और ये वैलिड होते हैं 15 दिनों के लिए। अ डेट इंस्ट्रूमेंट दीज कैन बी बॉट बाय डोनर्स फ्रॉम अ बैंक और पॉलिटिकल पार्टी इनको एनकैश करा सकती है। दीज कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी। एलिजिबल पार्टी कौन सी है वो हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर दिया। बाय डिपॉजिटिंग द सेम इन इट्स डेजिग्नेटेड अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंक। बॉन्ड्स यहाँ पर इशू किए जाते हैं कौन सी डिनोमिनेशंस में, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज ही एलिजिबल हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नेक्स्ट RBI और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ने यहाँ पर साइन किया है स्वैप पैक्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड अप टू $200 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। 2020 में RBI ने ये सेम पैक्ट साइन किया था $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका के साथ। RBI हैड साइंड अ सिमिलर पैक्ट फॉर एक्सटेंडिंग अप टू $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका। जो सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है वो ऑपरेशन में आया था नवंबर 15, 2012। तो आपको सार्क के मेंबर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही था।
अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send your name, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID। Wait for some time to get added to the premium group, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।